बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर में हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, कल कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात हुए। कल के कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात के नताइज ये रहे कि मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मारा है। जो अभी तक मजमूई नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सामने आ सकी वो 63 हैं। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। तीसरे नंबर पर जो तनासुब बताया जाता है वो आज़ाद उम्मीदवार का, फिर बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आती है। बेशतर जगह ऐसी हैं जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया हुआ, बेशतर जगहों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सफाया हुआ। गढ़ जो पीपल्स पार्टी का था, बहुत सी नशिस्तें ऐसी रहीं जो पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल गईं। अब ये जो टेस्ट केस था, इसके असरात आने वाले इंतखाबात पर क्या पड़ेंगे? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, पंजाब की अगर बिलखुसूस बात की जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गैलप सर्वे में भी ग्राफ गिरना और पंजाब में वो उन्हें वैसी कामयाबी ना मिलना जैसी हुक्मरान जमात को मिलनी चाहिए थी, इसकी बड़ी वजह क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, अगर मैंने पहले भी याद करें, हम प्रोग्राम में कहा था कि इस इलेक्शन के बाद बहुत सी चीज़ें जो है ना वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी। बहुत सी सियासी जमातें जो हैं उनके लिए परेशानी होगी और बहुत सी सियासी जमातें जो हैं उनके लिए ये चीज़ें अच्छी भी होंगी। लेकिन अगर आप इसका ओवरऑल जायज़ा लें तो किसी भी सियासी जमात के लिए, सिर्फ एक सियासी जमात के अलावा बाकी किसी भी, उसके लिए मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत अच्छा है, उसके लिए भी परेशानी है, मास वाइज चंद इलाकों के मुस्लिम लीग नून के लिए भी। आपने बात की है सबसे पहले कि पंजाब में क्या हो। आप देखें कि इस वक्त जो पंजाब को 3 हिस्सों में तकसीम कर दें आप, या 4 हिस्सों में कर दें, जनूबी पंजाब को ज़रा साइड पे कर दें, सेंट्रल पंजाब एक साइड पे कर दें। आप आज सबसे ज़्यादा जो नशिस्तें थी वो थी इसमें, अगर हम इसको देखते हैं तो पंजाब का वो हिस्सा जिसमें पोटोहार भी है, पंजाब का वो हिस्सा जिसे आप जेलम कह सकते हैं, गुजरात कह सकते हैं, पोटोहार एरिया है, पिंडी है, टेक्सला है, अटक है। इसके सदर थे जनाब, उन्होंने उस दिन गिला किया बड़ा मुझसे कि जनाब आप जो प्रोग्राम करते हैं, मैं इसलिए उनका जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने गिला किया जो आप प्रोग्राम करते हैं राना साहब, उसमें शायद आप कोई सही अदाद शुमार नहीं बताते। सदाकत अब्बासी साहब का गिला था। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उनके जो जिस पंजाब के हिस्से के वो सदर हैं वहाँ पर तो क्लीन स्वीप हो गया, कोई एक भी नशिस्त नहीं। मरी की 2 नशिस्तें थी, दोनों इनके अपने हल्के की थी। एक नशिस्त पे ये हार गए, जिस नशिस्त पे ये जीते हैं उसमें भी एक अयाज अब्बासी को हल्का ये दिया गया था कि आपने इसकी कंपेन करनी है, और साथ सरदार तो वो जो थे सलीम, उनकी हमायत थी, उसमें ये जीत गए। पिंडी में आप आ जाएं, एक नशिस्त जीते हैं या सर, एक, जहाँ पे MNA इनके ज़्यादा, जहाँ पे MPA इनके दावे करते थे, और वहाँ पे एक नशिस्त जीते हैं। इवन इनके सेक्रेटरी जनरल क्यानी साहब है, उनका हल्के भी हार गया। आगे आप चले जाएं, गुलाम सरवर साहब, उनके हल्के में क्या हो गया, वहाँ पर टेक्सला में क्या हुआ इनके साथ, अटक में क्या हुआ इनके साथ। आप आगे आ जाएं, लाहौर में क्या हो गया इनके साथ। लाहौर के कंटोनमेंट बोर्ड्स में 3 सेनेटर हैं इनके, 3 सेनेटर। इनका ज्यादा मेजर वोट बैंक जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड से इलाकों का है। उनके वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे भी इलेक्शन हार गए। एक ख्वाजा साद रफीक इनको ले दे गया। वहाँ पे कंपेन कर रहे थे हुमायूं अख्तर खान साहब, वहाँ पे कंपेन कर रहे थे इजाज़ चौधरी साहब। बाकी तो तहरीक इंसाफ मुझे लग रहा था कि सर के नीचे हाथ रख के सोई हुई है। अब इस इलेक्शन में ठीक है, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में देखें तो PTI नंबर 1 है, लेकिन नंबर 1 कितनी है? ज़रा आज़ाद उम्मीदवार से कितने नंबर वोट ज़्यादा उनके? 47 हैं और 63 है। यानी लोगों ने अदम एतमाद किया। मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ, मुस्लिम लीग नून से कितने? फवाद चौधरी साहब मंतिक क्या बयान कर रहे हैं, कहते हैं कि जी वो लोग हैं जिन्हें पार्टी टिकट नहीं मिल सका था, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हुए और वो जीत गए। ओके, इसका मतलब है पार्टी के जिन लोगों को टिकट दिया गया वो गलत फैसला था ना, और जिनको टिकट नहीं दिया गया अगर वो आज़ाद जीत गए हैं तो लोग उनको लाइक कर रहे हैं ना। फिर ये उन्हीं की मंतक पे चले जाते हैं। सदाकत अब्बासी साहब ने भी कल हमारे प्रोग्राम में 92 के प्रोग्राम में यही कहा था। लेकिन ये नहीं होता सियासी जमातों में। सियासी जमातों में जिसको टिकट मिलती है वो इनका बेहतरीन कैंडिडेट होता है, और जिसको टिकट नहीं मिलती वो इनका बेहतरीन कैंडिडेट नहीं होता, ये कहते हैं। अब मैं आपको अंदर एक पहले ये तजिया कर दूँ, फिर मैं आपको तहरीक इंसाफ के अंदर की एक बड़ी खबर भी दे देता हूँ। मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट चल रहा है, मरियम का चल रहा है, हमजा साहब का चल रहा है। ज़रा वो भी ज़रा नज़र दुराए ना कि उनके साथ गुजरावाला में क्या हुआ है। गुजरावाला में उनके साथ जो हुआ है, गुजरावाला लाहौर से बड़ा होम था उनका,
बहुत सी जगहों पे बहुत सी पार्टीज को होम ग्राउंड पे ही ज़्यादा शिकस्त हुई है। अब मुस्लिम लीग नून को भी सोचना चाहिए, ठीक है वो कई जगहों से बहुत अच्छा जीती, लेकिन जहां पे उनका कंट्रोल था, होल्ड था, वहां से उनके हारने की वजूहत क्या है? माजी में कंटोनमेंट बोर्ड जितने थे वहां पे नून लीग कितनी जीती थी, अब क्यों हारी है? खारियों में दोनों सीटें खारिया से क्यों हार गए? आगे आप आ जाए ना ज़रा इसकी तरफ आ जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दावा कर रही थी कि जनूबी पंजाब में जी हम है, पंजाब में हम वज़ीर आला भी हम लेंगे। पीपल्स पार्टी कहाँ चले गई? ज़रा उनके वोट देखें, उनके वोटों की रेशो देखें तो आपको समझ लग जाएगी कि किस किस के लिए खतरे की घंटी है। सिंध के अंदर देख लें आप, जितनी सीटें वो जीते हैं, जितना वो दावा करते थे, मान लें पीटीआई झूठी बाकी सब झूठे, जितना वो दावा करते थे उनका क्या रिजल्ट निकला? मुस्लिम ये तीनों सियासी जमातों के लिए बड़ा खौफनाक है। ये कोई इतना अच्छा नहीं है। पीटीआई के लिए इसलिए ज़्यादा खौफनाक है कि अब आगे पीटीआई सोच रही थी बल्दियाती इलेक्शन के लिए, सोच रहे थे 2022 में इलेक्शन करा देंगे कबल अज़ वक्त। ऐसा मुझे अब होता नज़र नहीं आ रहा। इस्लामाबाद में एक खसूसी कमेटी जो बनी हुई है इस हवाले से, उसने बड़े खौफनाक सी रिपोर्ट्स बना के भेजी हैं। उसमें उन्होंने ये रिपोर्ट्स, मैं ये आपको मुसद्दका कह रहा हूँ, मेरी किसी से बात हुई है ज़िम्मेदार शख्स से, उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है इसमें कुछ नशिस्तें जानबूझकर ओबलाइज किया गया और कुछ तोहफे तोहाइफ की वजह से, समझ मैं बाकी नहीं लेता सही किस तरह हुआ। उसने कहा बहुत सी सीटें मनपसंद लोगों को दी गई, बहुत सी सीटें रिश्तेदारी की बुनियाद पे दी गई, बहुत सी नशिस्तें ऐसे लोगों को दी गई कि जिन लोगों का दूर दूर तक पीटीआई में जीतने का इम्कान ही नहीं था, उनका, जिसकी वजह से बेइंतहा नुकसान हुआ। और उसमें जो नाम गए हैं ना, नाम बड़े बड़े खौफनाक नाम गए हैं। पार्टी के उन ज़िम्मेदार तरीन लोगों के नाम भी गए हैं कि जो अहम तरीन ओहदों पर बैठे। और मेरे पास इतला ये है कि आइंदा चंद दिनों में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस पर बड़ा सख्त एक्शन लेने जा रहे हैं और बहुत सी तब्दीलियाँ जो है ना ये पीटीआई के अंदर होने जा रही हैं। मैं आपको ये मुसद्दका इतला दे रहा हूँ। ये तब्दीलियाँ जमाती तौर पे होंगी, जमाती तौर पे भी होंगी और आइंदा आने वाले इलेक्शन में टिकट्स के हवाले से जो बोर्ड बनता है उनमें से इन लोगों का हिस्सा नहीं होगा। और मुझे तो लग रहा है कि 2 लोग तो ऐसे हैं जिनको शायद आइंदा ख़ुद भी टिकट ना मिले। ये मैं आपको बता रहा हूँ। आज वज़ीर आज़म सख्त बरम है, उसके बाद उन्होंने लोग ट्वीट तो किए हैं सब लोगों ने, लेकिन वज़ीर आज़म इस पर सख्त नाला है कि आखिरकार ये हुआ क्या। अगर कंटोनमेंट बोर्ड से पीटीआई हार गई, कंटोनमेंट बोर्ड से, जहाँ पे इनका कहना था कि बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझते हैं कि हमारी पॉलिसियाँ बिल्कुल ठीक हैं। लाहौर की तो आपको पता है, पंजाब इसके हवाले से तो कह दिया ना कि जी लाहौर में कंपेन करने कितने लोग गए और लाहौर के अंदर तरक्याती कामों पे तवज्जो ही नहीं दी। अच्छा, ये दुरुस्त बात है। लाहौर में तो इन्होंने कसम खा ली थी कि शायद हमने कुछ करना ही नहीं, उसका रिजल्ट इन्होंने ले लिया। अब डंडा चलने लगा यासर और तलवार भी चलने लगी है पीटीआई के अंदर, और इस पर ये इलेक्शन जो था ना ये बड़ा था। और यही हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, बिलावल साहब ने अभी ट्वीट किया है, मुबारकबाद का, मजबूरन होते हैं ना, सियासी जमातों की मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन सुनने में आया है कि उन्होंने बड़ा इस पर सख्ती से नाला हुए हैं। उन्होंने कहा जनाब ये तो बताएं कि हम जनूबी पंजाब में तो मुकम्मल क्लीन स्वीप के दावे कर रहे थे, तो वहाँ पर क्या हुआ? लाहौर के अंदर एक उम्मीदवार के अलावा बाकी क्या है? बाकी शहरों में इनके उम्मीदवारों का हाल देख लें। यानी पंजाब में पीपल्स पार्टी का दावा 0 निकला। उसके तो मद्दे मुकाबिल केपी से जो 3 नशिस्तें मिल गई उस पर शुक्र करना चाहिए। मैं वही कि केपी से ने मिल गई जहाँ पर उम्मीद नहीं थी। और नून लीग के लिए तो बड़ा खौफनाक है। बलोचिस्तान में किधर गए हैं नून लीग वाले? सफाया। बिल्कुल, आप देखें बलोचिस्तान में सफाया हो गया। और बलोचिस्तान में गैलप सर्वे के मुताबिक पीटीआई का जो ग्राफ बुलंद हो रहा था उसका नतीजा निकला है। तो मुझे बताएं कि अगर वहाँ पे इसका सफाया हो गया है तो ये रिज़ल्ट जो है ना, अगर इस रिज़ल्ट के जब आइंदा कोई भी इलेक्शन जो आना है ना उसमें याद रखा जाना है कि रिज़ल्ट क्या था। पीटीआई के अंदर तो होने लगी हैं तब्दीलियाँ। पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों को आज बड़ा सख्ती से कहा गया कि भाई किधर गया जनूबी पंजाब, किधर गए आपके लोग। अगर अच्छा ये होता ना पीटीआई के लोग सेकंड आए होते बहुत से हर हल्के में सेकंड या थर्ड, तो फिर भी होना था। आप रिजल्ट उठा के देख लें तो आपको, आप ये देख लें कि बहुत सी जगह पे काफ लीग के लोग बेहतर आ गए हैं। मरी में तो काफ लीग का उम्मीदवार जो है उसने बड़े अच्छे वोट ले लिए एक हल्के में। तो यासर मैं आपको बता दूं, ये सदाकत अब्बासी साहब से पूछा जा रहा है, इजाज़ सबसे पूछा जा रहा है
पंजाब के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे पूछा जा रहा है। इसी तरह सिंध के अंदर भी पूछा जा रहा है कि सिंध में भी आखिरकार कराची के जो बोर्ड थे, हैदराबाद के थे, वहाँ पर क्यों ऐसा हुआ, वहाँ पर किसने क्या किया। और मैं फिर कह रहा हूँ कि खान साहब के करीब तरीन अजीज़ हैं, उनकी बड़ी अहम तरीन ज़िम्मेदारी है, उनसे भी पूछा जा रहा है। और जो रिपोर्ट्स बन के गई है उसमें बड़े बड़े मारूफ नाम आ रहे हैं और इन मारूफ नामों से पूछा जाएगा। या सर, यानी ये वो इंतखाबात थे जिसकी बेस पे आइंदा इंतखाबात की तैयारी मुकम्मल करनी थी, उसका फ्रेमवर्क बनाया जाना था, लेकिन इन इंतखाबात के नताइज मंशा के मुताबिक नहीं आए तो अब बाज़ पुरस तो की जाएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर का एक बड़ा स्कैंडल बेनकाब हुआ है। अरकान असम्बली और ब्यूरोक्रेट्स की मिली भगत से करप्शन का बाजार गर्म रहा, मनपसंद लोगों को नवाजा गया, खुर्द कितनी की गई, कौमी खजाने को नुकसान क्या पहुंचाया गया। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, मौजूदा दौर के अंदर भी करप्शन के बाजार गर्म है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट हर महीने बाद आती है और उसमें बताया जाता है कि क्या चला, कहां पर कितनी खुर्दबुर्द की गई। अभी हालिया सिंध के अंदर करप्शन के बाजार की बात हुई। ये जो स्पेसिफिक स्टोरी है ये किस दौर की है और इसमें काम क्या किया गया? या सर, ये बड़ी मज़े की स्टोरी है कि क्या कमाल है, लुटाने का, लूटने का क्या कमाल तरीका है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों के हवाले से अभी इनकी तो कारकर्दगी आनी है ना, उस हवाले से लिखा गया कि तामीराती जो फंड थे ना, सड़कें बनाना, नाले डालना, गलियां ठीक करनी, सीवरेज का मसला करना, पक्के नालों को बनाना, स्ट्रीट लाइट्स लगाना, उसमें लिखा हुआ है, ये रिपोर्ट्स है, उस रिपोर्ट्स में ये वाज़े तौर पे आया और इस पर एक्शन भी होने जा रहा है। मैं आपको ये बताऊं, इसमें आया है कि पंजाब के अंदर 5 शहरों को उसमें टिक मार किया गया है। पिंडी, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला और एक सियालकोट। कहा गया है कि यहां पर अरकान असम्बली ने सरकारी फंड मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटियों के अंदर लगाकर हाउसिंग सोसाइटी के मालकान से अरबों रुपए, करोड़ों रुपए हर लिए। मतलब 25 का फंड है। कहा गया जनाब ये सड़क जो है, ये जो चीज़ है, ये गंदा नाला जो है, ये फलां जो चीज़ है, जनाब ये फलां हाउसिंग सोसाइटी के अंदर बना दीजिए। उस हाउसिंग सोसाइटी में वो पैसे, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में आप सरकारी बजट नहीं लगा सकते। वो लग गया। इन 5-6 शहरों के मतलब तो कहा गया है कि बेइंतहा किया गया है और उसमें सरकारी ब्यूरोक्रेसी साथ मिली होती थी, एक्सीएन, एसटीओ ये मिले होते थे। एक जगह तो लिखा हुआ है कि एक एमपीए ऐसा था जिसने बाकायदा, उस एमपीए का तल्लक भी शेहूपुरा के पास से है। आजकल वो तरीके इंसाफ में, उस वक्त मुस्लिम लीग नून में थे। उनके अंदर लिखा है कि उन्होंने तो एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक से गाड़ी भी ली और बाकी फंड भी लिए, काम करवाया, गाड़ी तो लेंगे। और लिखा है कि एक्सीएन ने भी लिए पैसे, एसटीओ ने भी लिए। इसी तरह उन्होंने गुजरांवाला का तो यहां तक लिख दिया कि गुजरांवाला में तो 75% हाउसिंग सोसाइटियों पे काम ही सरकारी हुए हैं। स्ट्रीट लाइट तक गई, इस तरह के सियालकोट में यही, पिंडी में यही, मुल्तान में यही, फैसलाबाद में। सिंध के अंदर तो उन्होंने कहा जी कमाल ही हो गया पीपल्स पार्टी का। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी के कुछ बहुत से अरकान असम्बली ने तो रेट फिक्स कर दिए थे कि जनाब इतना बजट है, किधर लगाना है जी, फलां जगह पे लग गया, उसमें से इतना पैसा दे दो। इस अरबों नहीं खरबों की करप्शन हुई है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौरे हुकूमत में, और सरकारी खजाने से इतनी हाउसिंग सोसाइटियों को किया गया जिसमें तादाद जो दी गई है वो 1100 से ज़्यादा तादाद है। 1172 लिखा हुआ है कि 1172 सोसाइटियाँ ऐसी हैं, सरकारी हाउसिंग सोसाइटियाँ, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियाँ जहाँ पे सरकारी बजट लगा है खरबों रुपए का। इसीलिए लोग कहते हैं ना हमारी सड़क टूटी हुई है, सरकार की तरफ उस तरफ तो देखती नहीं ना। अगर वो किसी और जगह होती तो, एक जगह तो ये लिखा हुआ है कि एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी जो है उस पर अरबों रुपए जो है वो सरकार के खाते से गए हैं, वो भी सिंध में। अच्छा, आप ये देखें वहां पे काम कुछ बेहतर। और मैं एक और बताता हूँ, और लाहौर के हवाले से लिखा हुआ है कि 2 ऐसी मारूफ हाउसिंग सोसाइटियां थी जिसके लिए रिंग रोड का स्पेशल रास्ता बनाया गया, स्पेशल रूट दिया गया। ये तो इस दौर में भी हो रहा है। राना साहब ये देखें कि इसमें एक बेहतरी होती है
कि वो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर जो काम होता है उसमें मटेरियल बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। आप इधर कोई सड़क दूसरी देख लें, हफ्ते बाद वो बैठ जाती है। ये जिनसे पैसा लेते हैं उनका काम भी अच्छा करते हैं। एक और चीज़ आपको बता दूँ, इस पर एक रिपोर्ट में यहाँ लिखा है कि एक केस नहीं, इनमें से मुतअद्दिद केस जब नैब में गए तो बासर माफिया ने नैब से केस रुकवा लिए, केसों की फाइलें ठप कर दी गई। आपको पता है मैं कि ये फ़िरोज़वाला में एक हाउसिंग सोसाइटी का लिखा हुआ है कि वहाँ पर 3% लोगों के पास रजिस्ट्रियाँ नहीं है, बाकी सब रजिस्ट्रियों के बगैर बैठे हुए हैं। और वहाँ पर जितना काम हुआ था वो भी एक मारूफ शेख साहब हैं, उन्होंने करवाया। मारूफ है शेख साहब, उन्होंने करवाया। इस मुल्क में सब कुछ चलता है, यहाँ पे कानून को फरोग देना हो, नारे बबांगे दोहल लगाए जाते हैं, मगर अमल दरामद कितना होता है? सिफर। पर यह बताया जाता है कि इंसाफ का बोलबाला होगा, लेकिन इंसाफ के लिए अवाम रुलते हैं, कारकर्दगी क्या है? सिफर। हमारे हुक्मरानों को सोचना होगा। महज इन रिपोर्ट्स की बुनियाद पे ही हम दावे नहीं कर सकते, अवाम के सामने हकायक नहीं ला सकते, बल्कि इन रिपोर्ट्स की रोशनी में सजाओं पर मिन्नवन अमल करके बेहतरी का रास्ते का तयन कर सकते हैं। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, एक बार फिर से बात करेंगे कंटोनमेंट इंतखाबात के हवाले से। नताइज आ चुके हैं, इन नताइज की बुनियाद पे हुकूमत की समत का तयन तो हम कर चुके हैं, उस पर तज्जिया भी कर चुके हैं। अब ये देखना है कि अपोजिशन अपनी समत का तयन क्या करती है। क्या अपोजिशन के लिए भी टेस्ट केस था या फिर एक नॉर्मल कार्रवाई थी? इस बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नबील गबोल साहब ने। नबील गबोल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नबील गबोल साहब, एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात में पंजाब पे हुक्मरानी का दावा कर रही है, तो दूसरी जानिब कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात के नताइज आपकी आंखों के सामने हैं। क्या समझते हैं कि अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिवाइवल के दौर में दाखिल हुई है या फिर नताइज आपकी तवक्को के बरअक्स आए? देखिए, पंजाब के नताइज जो हमने सोचा था वही आए। जाहिर है वहाँ पर अभी हमें टाइम लगेगा। पीपल्स पार्टी जिस तरह वहाँ पे चेयरमैन बिलावल मेहनत कर रहे हैं, और साउथ पंजाब में आपने देखा कि उनका बड़ा ज़बरदस्त जो है इस्तकबाल किया गया, लिया में ख़ासकर, और रहीम यार ख़ान में, डेरा गाजी ख़ान में। तो ये जो इलाके हैं साउथ पंजाब के, ये तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि यहाँ पर अगले इलेक्शन में हमें साउथ पंजाब से काफ़ी सीटें मिलेंगी। सेंट्रल पंजाब के लिए अभी मेहनत जो है वो करना है, उसकी ज़रूरत है, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अभी तक जो है वहाँ पर लोकल सतह पे इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको रीऑर्गेनाइज करना है। आपने देखा एक साबिक वज़ीर आज़म को सेंट्रल पंजाब का प्रेसिडेंट बनाया, राजा परवेज़ अशरफ को, तो उसकी रीज़न भी यही है कि रीऑर्गेनाइजेशन पार्टी की होगी, तब जाकर हम सेंट्रल पंजाब में मैं समझता हूँ कुछ सीटें निकाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारा फोकस जो है वो साउथ पंजाब पर है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि फिर ये सेंट्रल पंजाब में भी बिलावल साहब जो है जाके लाहौर में बैठेंगे और वहाँ पर ज़्यादा टाइम देंगे। नबील गबोल साहब, चलें ये तो हो गया। क्या आप सिंध की जो सिंध में जितनी नशिस्तें आपने जीती हैं, क्या इससे भी आप मुतमिन हैं? देखिए, कैंटोनमेंट बोर्ड का जो इलेक्शन होता है वो बहुत ही छोटे लेवल का होता है, और बहुत ही कराची का मैं मिसाल आपको दूं, अंदरूनी सिंध के रिपोर्ट्स मेरे पास अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन जो मेन कराची के अंदर आप देखें, जो सदर आरिफ अलवी साहब का हल्का है या गवर्नर इमरान इस्माइल का हल्का है, वहाँ से पीटीआई आ रही है, वहाँ से पीपल्स पार्टी जीती है, और इसी तरीके से आज़ाद भी काफ़ी जीते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो पीटीआई को मैं समझता हूँ कि जितनी सीटें वो एक्सपेक्ट करेंगे, वो 14 एमएनए की सीटें हैं। अगर एमएनए की सीटों पर कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन वो हारते हैं, तो इसका मतलब यही है कि लोगों का जो है अब एतबार उठ गया है पीटीआई की गवर्नमेंट से, क्योंकि अवाम तक कोई फ़ायदा या अवाम तक जो अवाम को। तो नबील गबोल साहब, एमकेएम के बारे में आप क्या राय रखते हैं? आपकी जमात ये कहती है कि कराची का बेड़ा गर्क कर दिया एमकेएम ने, एमकेएम का मुस्तकबिल कोई नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि हैदराबाद में से वो 7 नशिस्तें ले जाते हैं। अगर उन्होंने बेड़ा गर्क किया है तो फिर 7 नशिस्तें किस चीज़ की? इस तरह तो 4 एमएनए की भी सीटें उन्होंने ली है इलेक्शन में।
आप जब अगला इलेक्शन आएगा 1 साल बाद, मैं समझता हूँ 2022 में इलेक्शन होगा, तो जब इलेक्शन होगा तो उस वक्त पता चलेगा कराची के लोगों ने इस दफ़ा बाय इलेक्शन में आपने देखा कि NA 249 का सीट हमें दिया, जबकि पिछले इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में हमारा कैंडिडेट को बहुत कम वोट मिले थे। लोग देख रहे हैं कि सिंध की गवर्नमेंट ही सिर्फ काम कर रही है, सिंध के अंदर वफाकी हुकूमत कोई काम नहीं कर रही है। ये जो 14 MNAs इलेक्ट हुए कराची से, उनको फंड्स भी मिले हैं 15-15 करोड़ रुपए, लेकिन वो कहीं फंड नजर नहीं आ रहे। सिर्फ गलियों में, जैसे लियारी में मैं देख रहा हूँ तो गलियों में काम हो रहा है, लेकिन उसके बरक्स आप देखें सिंध गवर्नमेंट ने जो काम किया हर डिस्ट्रिक्ट में, अब वो लंबी फॉरेस्ट है कि मैं आपको बता दूं फिलहाल डिस्ट्रिक्ट में क्या काम हो क्या, लेकिन ओवरऑल लोग जो हैं वो यही समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को जब वोट देते हैं तो वो पब्लिक तक उनको जो है उनका फायदा पब्लिक तक पहुंचता है, रोजगार मिलता है। सबसे बड़ी बात रोजगार की है। ये जो महंगाई इस वक्त है, इस महंगाई मतलब ये रिकॉर्ड महंगाई है, जिसकी वजह से इमरान खान बहुत ज्यादा अनपॉपुलर हो गए, उनकी PTI बहुत ज्यादा अनपॉपुलर हो गई है। तो पीपल्स पार्टी हुकूमत आती है तो वो जो महंगाई है या नौकरी है, जब आप नौकरी देंगे तो जाहिर है महंगाई का। जमील साहब, आज बिलावल साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान को एक दिन भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनकी हुकूमत एक दिन के लिए भी ख़तरनाक है। तो अगर आप उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते, ख़तरनाक है, तो क्या अपोजिशन सारी मुत्तहिद हो रही है? देखिए, आज मैं खुद असेंबली में था और मुझे देख के खुशी हुई शहबाज शरीफ साहब की और चेयरमैन बिलावल की आपस में उन्होंने जो है एहतजाज में भी हिस्सा लिया। वो जो लेबर डेली वेजेस वाले जो थे उनके कैंप में साथ गए और वहाँ पर भी उन्होंने जो है बाइकआउट किया मिलकर, पीपल्स पार्टी और PML नून ने। मेरे ख्याल में बर्फ पिघल रही है दोनों पार्टीज के दरमियान, और शहबाज शरीफ साहब जो है वो बड़े अक्लमंदी से मूव कर रहे हैं और उनको पता है कि बगैर पीपल्स पार्टी के वो कोई आपने कहा बर्फ पिघल रही है। नबील गुबल साहब, आज जो आपने शहबाज शरीफ साहब की तारीफ की है, तो क्या शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर हैं? अगर वाकई तहरीक अदम एतमाद आती है और कामयाब हो जाती है तो फिर वज़ीर आज़म बनने का हक़ तो बड़ी सियासी जमात के पास होगा ना। तो क्या पीपल्स पार्टी फिर मुस्लिम लीग नून को वज़ीर आज़म बनने की ऑफ़र करेगी, या अभी से ऐलान करती है कि वो बड़ी पार्टी है ना, पोजीशन लीडर भी वही है? देखिए, जब लीडर ऑफ द अपोजिशन मुस्लिम लीग नून का है, तो जब अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो मैं नहीं समझ रहा हूँ, मैं नहीं देख रहा हूँ कि इन हाउस चेंज आएगा। मुझे ये नज़र नहीं आ रहा है कि इन हाउस चेंज आएगा। मुझे नए इलेक्शन नज़र आ रहे हैं। नए इलेक्शंस के अंदर हो सकता है हम जाके कोalition गवर्नमेंट बनाएं मुस्लिम लीग नून के साथ, हो सकता है। मैंने कहा ये तो पार्टी फैसला करेगी, लेकिन फ्यूचर में जो नज़र आ रहा है मुझे कि चेयरमैन बिलावल जिस तरीके से सियासत कर रहे हैं और जिस तरीके से वो कोशिश उन्होंने की है कि पार्टी के अंदर जो नाराज कारकुन है उनको भी जो है ऑन बोर्ड लिया उन्होंने, और पंजाब के अंदर जो पार्टी छोड़कर गए हैं वो दोबारा आना चाहते हैं। बड़ी नबील गुबल साहब, एक सवाल है, अगर कबल अज़ वक्त इंतखाबात होते हैं तो आप क्या समझते हैं कि वो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में जाएंगे? दूसरा ये, आप कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं, वो जो आपके साथ PDM में बैठने को तैयार नहीं, उनके साथ आप इत्तेहाद करने का सोच रहे हैं? हम इत्तेहाद का नहीं सोच रहे। हम ये देखें, कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, चाहे नून की हो, चाहे अभी PTI की गवर्नमेंट है, ये सब कोलिशन गवर्नमेंट है। MQM के लोग लिए गए इन्होंने, BNP के लोग लिए इन्होंने बाप के लोग लिए हैं, इन्होंने बहुत सारे अलग अलग जमातों से लोग लेके उनको मिनिस्ट्रियां दी हैं और कोलिशन गवर्नमेंट। लेकिन सवाल ये कि कितनी बड़ी पार्टीज हैं उसमें? हाँ, जिसके पास 4 सीट है उनको भी 2 वजारत दी है। MQM की 4 सीटें लेकिन 2 वजारत दी गई है। तो ये सारी चीजें, लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि अकेले गवर्नमेंट हम बना सकते हैं, मतलब अकेली जमात ना, वो पीपल्स पार्टी वफाक में जो है हुकूमत बना सकती है अकेली, ना मुस्लिम लीग नून, तो हमें, मैं समझता हूँ अल्टीमेटली जो है एक अलायंस के तौर पर कोलिशन गवर्नमेंट में जाना पड़ेगा। कल बिलावल साहब ने मोना सलाई साहब से मुलाकात की, मुलाकात ज़ाती थी, सियासी थी, कोई ऑफर है पंजाब में, कोई नया इत्तेहाद है, क्या है? हम समझते हैं कि अगर अर्ली इलेक्शन हम चाहते हैं और अपोजिशन चाहती है, और ये बात हम पहले दिन से PDM में कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून को भी,
कि अगर पंजाब की हुकूमत हम गिराने में कामयाब होते हैं तो उसके 48 घंटे में वफाकी हुकूमत गिर जाएगी, क्योंकि पंजाब की हुकूमत नहीं रहेगी तो वफाकी हुकूमत भी नहीं रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आज भी मुस्लिम लीग नून अगर आमदा हो जाए और पहले की तरह जिद ना करे तो हम पंजाब की हुकूमत गिराने के पोजीशन में हैं, दूसरे साथियों के साथ मिलकर, दूसरे लोगों के साथ मिलकर। लेकिन यह है कि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि उस्मान बोजदार की हुकूमत रहने दे ताकि वो और ज़्यादा अनपॉपुलर हो, और वो मज़ीद 1.5 साल इंतज़ार करना चाहते हैं। तो वो उनकी सोच है, लेकिन हम कहते हैं कि अब इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अवाम की नज़रें हमारी तरफ इसलिए लगी हुई है कि अवाम बर्दाश्त नहीं कर पा रही है महंगाई। लेकिन नबील कबूल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि आप पंजाब में स्टेक होल्डर्स ही नहीं हैं। जब आप स्टेक होल्डर ही नहीं है तो फिर आप वहां का फैसला क्यों कर सकते हैं? आप जहां पे स्टेक होल्डर हैं आप वहां का फैसला करें। पहले देखें, हम स्टेक होल्डर बिल्कुल हैं। हमें सियासत को एक शतरंज के खिलाड़ी के तौर पर हम अपने आप को समझते हैं। ये एक चेस गेम है। हमने अगर उनको ये एक होमवर्क हमने किया और हमने मुस्लिम लीग नून के सामने ये पेश किया अपना प्लान कि किस तरीके से कितने वोट जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास है, कितने वोट जो है वो दूसरे आज़ाद या दूसरी कोई ग्रुप है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उसके पास है, और कितनी सीटें PMLQ के पास है। और मिलकर अगर हमने जो है, जिस तरह हमने यूसुफ रजा गिलानी साहब को कामयाब करवाया 16 वोटें ज़्यादा लेकर, तो वो एक अदम एतमाद था इमरान खान के खिलाफ। इससे जरा आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि हम चाहते हैं कि फौरी तौर पर हुकूमत का खात्मा हो जाए। मुस्लिम लीग नून कहती है हम भी यही चाहते हैं। कहते हैं पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ा दे, सिंध हुकूमत ख़त्म करे, और वफाक में आकर इस्तीफ़े दे, हम भी इस्तीफ़े देते हैं तो इलेक्शन हो जाएंगे, 100% दोबारा ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो क्यों नहीं, ये क्यों नहीं किया फिर आपने? सबसे पहले जिस दिन मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब हुकूमत से इस्तीफा दे, उसके 1 घंटे बाद पीपल्स पार्टी देगी। उसके 1 घंटे बाद पीपल्स पार्टी देगी। अच्छा, शर्त ये है कि पहले वो दे। आप पहले दे तो सही ना। हमें भरोसा नहीं है, लेकिन हमारे यही बात वो भी कहते हैं। यही बात वो भी कहते हैं। वो कहते हैं आपने एग्रीमेंट करने के बाद ऑपोजिशन लीडर का नाम जो वापस लिया था वो फिर से आप ले आए, तो हमें आप पे भरोसा नहीं। नहीं, ये तो देखें, ये मैंने आपको फिर से कहा, ये शतरंज का खेल है और हम खिलाड़ी हैं इसके। हमसे ज्यादा सियासत ये नहीं जानते। एक आखिरी सवाल नबील कबूल साहब, अगर ये शतरंज का खेल है तो पंजाब की शतरंज की मलिका आपके हाथ में है या PMLN के? अगर हम दोनों मिल जाएंगे तो हम दोनों के हाथ में है। अकेले इतबार तो आपको, नबील कबूल साहब अभी आप कह रहे हैं हमें इन पे इतबार नहीं है, तो फिर अब मिलेंगे कैसे? मिलना होता है इतबार से। यही तो कह रहे हैं राना साहब, यही तो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के कुछ उनके जो मूवमेंट है या उनकी जो जिस तरीके से वो हमें साथ लेकर चलना चाहते हैं। आपने देखा कि आज उन्होंने नेशनल असेंबली के अंदर जो यकजहती का मुजाहरा किया पीपल्स पार्टी के साथ, हमें शहबाज शरीफ के साथ काम करने में बड़ी आसानी हो रही है। इतना बता दें, आखिरी सवाल, फिर टाइम हमारे पास तो थोड़ा इतना ही कर दें। अगर यही शहबाज शरीफ साहब आपको कहें आप दोबारा PDM में आ जाएं, इसी तरह प्यार मोहब्बत से कहें, तो आप आ जाएंगे? ये तो पार्टी फैसला करेगी, पार्टी की लीडरशिप फैसला करेगी। जाती राय लेकिन मेरे ख्याल में, मेरी जाती राय ये है कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में कि अगर दोबारा मिलते हैं तो फिर PDM को दोबारा ताकत मिलती है। लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सिर्फ इश्यूज नहीं है। मौलाना फजल रहमान ने भी पिछले दिनों कुछ ऐसे बयान दिए थे जो नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन फिर भी चेयरमैन बिलावल साहब ने उस पर खामोशी अख्तियार की। यानी PDM में अगर वापसी हो तो वो PMLN और पीपल्स पार्टी की बाहमी मुशावरत से हो सकती है, लेकिन फिर भी उसमें कांटा मौलाना फजलुर रहमान ज़रूर हैं। और पंजाब की सियासत में अगर पलड़ा तब्दील करना है तो सियासत एक चेस है, और चेस की मलिका पीपल्स पार्टी और PMLN के जुड़ने से उनके हाथ में आ सकती है। बहुत शुक्रिया नबील कबूल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इस पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के साथ साथ मुआशी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। हमारे अशारिये किस समत में गामज़न हैं, आइंदा का इलेक्शन कब दिखाई देता है, सियासी माहिरीन क्या राय रखते हैं, मौजूदा सूरत हाल किस नहज पे है, किस हद तक तसल्ली बख्श है। अपोजिशन विंग के साथ हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कांग्रेस विंग के सदर भी हैं कैसर शेख साहब। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, आज का आगाज़ करते हैं पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से। सदर ने खिताब किया, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी वहाँ पे मौजूद थे, हमारी तमाम अफवाज के सरबराहान भी वहाँ पे मौजूद थे। तो आज के खिताब में अपोजिशन ने इजलास का जो बायकॉट किया, वॉकआउट कर गई, उसका बुनियादी नुक्ता आपको क्या लगता है कि एक जॉइंट सेशन बुलाया गया, पहले आप कहते हैं कि हुकूमत बैठती नहीं, अब जॉइंट सेशन बुलाया गया, अब आप नहीं बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, प्रेसिडेंट जो है वो कोई एक पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं होते, वो पूरे मुल्क के प्रेसिडेंट होते हैं। और जब वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं तो वो पार्टी की अपनी रुकनीत भी छोड़ देते हैं। तो उनको तो चाहिए कि एक न्यूट्रल बात करें, कि मुल्क को तजावीज़ दें, जो कुछ हुआ है उसके ऊपर अपनी इंडिपेंडेंट राय दें, जो कि एज ए प्रेसिडेंट बहुत बड़ा होता है पाकिस्तान के लिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि जितने भी प्रेसिडेंट आए, मैं सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, हमारी हुकूमतों के भी, पिछली हुकूमतों के भी प्रेसिडेंट अपने आप को पार्टी बना लेते हैं उस मौजूदा जो हुकूमत होती है। हालांकि ये तरीका नहीं है। तो इसीलिए हमेशा शोर शराबा होता है, प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट बात नहीं कर रहे होते, वो अपनी पार्टी की बात कर रहे होते हैं। और वैसे पिछले 15-20 साल से यही हो रहा है कि हालांकि ये गलत है। मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट का ओहदा इतना मुकर्रम है, इतना मुअज़्ज़ज़ है कि हमको सबको उसका एहतराम करना चाहिए। और प्रेसिडेंट को भी चाहिए कि वो मुल्क की बात करे, वो तनकीदी नज़र से हुकूमत की कारकर्दगी को, एक पूरे साल की कारकर्दगी को देखे और ये सजेस्ट करे कि कहाँ बेहतरी होनी चाहिए और डायरेक्शन दे। प्रेसिडेंट बहुत बड़ा ओहदा है हमारा, लेकिन हमारे आपने कहा कि प्रेसिडेंट को सियासी नहीं होना चाहिए। आपने कहा कि प्रेसिडेंट को सियासी नहीं होना चाहिए और साबका हुकूमतों में भी सियासी ही रहे। बिल्कुल इसी तरह आपने बड़ी खुली डुली बात की और यही अच्छी बात है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आज प्रेसिडेंट साहब की जो तकरीर थी, जहाँ पे उन्होंने कुछ बातें जो आप बकौल आपके के नहीं करनी चाहिए, मतलब यही कहेंगे ना, इमरान खान को कहा सियासी मुर्शिद पूरी दुनिया मानती है। देखें, वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म तो हैं, और अगर सदर वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से ये कहे तो ये पार्टी तो नहीं होती। दूसरा, वहाँ पे उन्होंने इलेक्ट वोटिंग के हवाले से कहा कि आपस में बैठें, सियासत ना करें, और बहुत से मामलात पे उन्होंने बात की। झूठी खबर के हवाले के, झूठी खबरों ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया, कुछ ऐसी गुफ्तगू की। तो क्या अपोजिशन को उन चीज़ों को भी सुनना चाहिए था या उस पर भी बोलना चाहिए था? नहीं, अपोजिशन को सुनना चाहिए, तमाम अपोजिशनों को। ये 15-20 साल से सदर मुशर्रफ के दौर में, हालांकि वो डिक्टेटर थे और वो उनका बड़ा मतलब है, वो चाहते तो जोर से कर लेते और उन्होंने चाहा भी, लेकिन तब भी अपोजिशन वहाँ नहीं बैठी। लेकिन ये तरीका बंद होना चाहिए, लेकिन सबको अमल करना चाहिए, बैठना चाहिए, कोई एक मामले पे नहीं। हुकूमत ने, देखिए, हुकूमत को फ़ायदा होता है अपोजिशन के साथ, उसको अपने साथ गुफ्तगू शनीद में साथ रखने के, उसको इंटैक्ट करने में, उनसे रब्ता रखने में। हमारे यहाँ वो तरीका ही कार ही नहीं है। मैं समझ नहीं रहा, 3 साल गुजर के ज़ाया कर दिए हमने। फिर ये अपोजिशन जो है वो, उसके मेंबर क्या आवाम से इलेक्ट नहीं हुए, क्या वो मुहब्बे वतन नहीं है, क्या जिन लोगों ने अपोजिशन के मेंबरों को इलेक्ट किया है क्या वो मुहब्बे वतन नहीं है। हम तो ऐसे बने हुए हैं जैसे कोई दुश्मनी हो रही है, जैसे कि एक दुश्मन मुल्क दूसरे दुश्मन मुल्क से बातचीत कर रहा है। यह हुकूमत का काम होता है कि हाथ बढ़ाए। 3 साल में उनको समझ आ जानी चाहिए थी। चलो, पहले तो ना बल थे, ना समझ थे, ना अहल थे, लेकिन अब उनको 3 साल गुजर गए, तजर्बा हो गया, उसके बगैर वो कामयाब नहीं हो सकते, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। हमने तो पहले दिन ही इनसे कहा कि आइए बैठिए, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। और मैं समझता हूं आज भी हमारे यहाँ मियां शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह बात की, इससे ज़्यादा शऊर वाली और समझदारी की बात और नहीं हो सकती। उन्होंने कहा पिछली गलतियों को छोड़ दें, नए सिरे से आके बैठे, मुल्क के लिए बैठे। मुल्क की आवाम तो पिस गई है। अब बताइए कि इस सारे मामले में हम आपस में झगड़ रहे हैं। मैं सिर्फ एक पार्टी को नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पूरे मुल्क में यही हमने माहौल बना लिया। हम कहाँ पब्लिक को क्या रिजल्ट दे रहे हैं? जो लोग हमें इलेक्ट करते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ तो उनको मैं क्या जवाब देता हूँ कि मैंने आपके लिए क्या किया है?
तो ये और या असम्बली में हमने कौन से आपके पॉइंट्स को ज़्यादा हाईलाइट किया और एलेबोरेट किया, तो हम सबको समझना है हमारा मुल्क बहुत पीछे रह गया है। हमें अपने मुल्क को हर सूरत में, और पोटेंशियल है हमारा, और अभी ये एक नया सिनेरियो जो बन रहा है ना अफगानिस्तान वाला, ये बहुत बड़ा हमें एक नया गेम चेंजर हालात मिल रहे हैं कि अगर राहदारी शेख साहब आपने अफगानिस्तान का जिक्र कर दिया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि अफगानिस्तान के मामले पे इमरान खान साहब तन्हाई का शिकार हैं। आप ये देखिए कि मगरबी ममालिक के तमाम तर्जुमान हमारे पास आए, उन्होंने जो अपना फैसला किया पाकिस्तान की राय उसमें शामिल थी। इस खित्ते के तमाम इंटेलिजेंस चीफ्स जिनका CPAC से बिल वास्ता या बिला वास्ता ताल्लुक था, वो ममालिक के इंटेलिजेंस चीफ इस्लामाबाद में आए, उन्होंने पाकिस्तान की राय जानी। इस सब के बावजूद अपोजिशन क्या ये समझती है कि इमरान खान साहब तन्हाई के शिकार? मैं समझता हूँ कि ये अच्छा रोल हुआ है। इसमें हमारी आर्म फोर्सेस का भी रोल है, इसमें हुकूमत का भी रोल है, इसमें अपोजिशन का भी रोल है। देखिए, ईरान से मैं आपको बताऊं कि हमारे वक्त में जब यमन पे सऊदीया ने हमसे इमदाद मांगी तो हमने जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुलाया और बड़ी थ्रेडबेयर डिस्कस किया, पार्लियामेंट से राय ली, और ईरान से हमने अपने तल्लुकात ख़राब नहीं किया। ईरान भी एक बड़ा अहम खित्ते का मुल्क है। हम अफगानिस्तान की वजह से हमारी पूरी राहदारी खुलेगी अगर वहाँ लॉ एंड ऑर्डर, अल्लाह करे लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो जाए और वो अपने मुल्क को कंट्रोल कर सकें। हमें उनको नहीं कुछ भी इंटरवीन करना, हमने उनको कोई किसी किस्म की कोई उसमें मुदाखलत नहीं करनी, लेकिन अगर अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है वहाँ बेहतर हो जाए तो हमारा पूरे का पूरा बिजनेस जो है वो खुल जाएगा। यानी कराची की पोर्ट्स की जो है और तमाम, क्योंकि साउथ चाइना और रशिया तक, सेंट्रल एशिया पूरा और अफगानिस्तान, ये राहदारी पाकिस्तान से है। और ये जो अगर CPAC बनता है तो CPAC का भी सारी कामयाबी इसी में है। मैं समझता हूँ कि हमें कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। मैं इसमें हुकूमत के रोल को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता, और ये मैं नहीं समझता कि इसमें हमें कोई तन्हाई हासिल हुई है, लेकिन हमें वेस्ट से भी तल्लुकात रखने हैं। इस वक्त जो अमेरिका चाइना से उसकी जो मुखासमत है, जो मुखालफत है चाइना के साथ, और वो इंडिया को साथ मिला रहा है, मैं ये समझता हूँ कि हमारी भी अमेरिका को अभी भी ज़रूरत है और हमें भी अमेरिका की ज़रूरत है। चाइना से तो हमारी दोस्ती इस किस्म की है कि वो तो बहुत आपके बड़े अहम रहनुमा मियां जवेद लतीफ़ साहब बार बार एक बात कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और उनको लाया जा रहा है ताकि दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। क्या पार्टी के अंदर कोई डिस्कस हुई? आप लोग MNA हैं, पार्टी के बड़े अहम रहनुमा हैं, क्या वाकई मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं? आपको बताया गया? नहीं, पार्टी में कोई आज पहले दिन ही था मुश्तरका इलाज के लिए हम सब इकट्ठे हुए इस्लामाबाद, कोई डिस्कशन नहीं हुई। लेकिन मैंने इसहाक डार साहब के कमेंट्स पढ़े हैं, मैंने खुद कोई भी और किसी का जो मैं समझता हूँ कि पार्टी ने भी तरदीद की है मियां जावेद लतीफ़ की कि ऐसी बात नहीं है, जब तक पूरा मुकम्मल इलाज मियां साहब का हो जाएगा वो इलाज के लिए वहाँ हैं और ज़रूर आएंगे, उनको आना है। लेकिन अभी कोई बात नहीं है कि कोई आ रहे हैं। खबर जो है मीडिया को सुना के और ये झूठ बोल के एक सियासतदान हो ना, बड़े अहम तरीन है, कई कायमा कमेटी के चेयरमैन हैं और आप लोग की क़यादत उनके घरों में जाती है, तो ऐसा तो क्या ज़ेब देता था ऐसा? देखिए, उनकी ज़ाती राय है, मैं उनसे मुतफिक नहीं हूँ कि इस किस्म की बात उनको करनी चाहिए। मेरे ख्याल में उनको मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए था, क्योंकि इससे देखिए ना, जो हतमी वो चीज़ मियाँ साहब ने अगर कोई खुद अपनी तौर पे बयान दें या उनका कोई स्पोक्स पर्सन बयान दे, मैं तो क्योंकि पार्टी के ज़्यादा उनके देखिए ना मामलात में होता नहीं, मैं तो कुछ अंदर की खबरों का आपको हतमी बात नहीं कर सकता, अपनी राय दे सकता हूँ। मेरे ख्याल में जावेद लतीफ़ साहब को ज़रा मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए था। मियां जावेद लतीफ़ साहब को मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए था, और ऐसा अगर कोई बयान देना भी चाहिए था तो मियां नवाज शरीफ साहब के ज़ाती तर्जुमान को देना चाहिए था। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।